नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 लोकप्रिय डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सियाचिन में ग्लेशियर की चपेट में आने से डोईवाला का जवान शहीद, शोक की लहर। कनार के ग्रामीणों के मतदान बहिष्कार को हरीश रावत ने बताया जायज, कहा कांग्रेस पूरी करेगी मांग। भोले की भक्ति में डूबा रामनगर का चंद्रसेन परिवार, 40 साल से निकाल रहा कांवड़ यात्रा। पिथौरागढ़ में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 2.0 मापी गई तीव्रता। त्रिवेंद्र बोले, कांग्रेस में अपनी स्थिति से ध्यान भटकाना चाहते हैं हरीश रावत, खतरा उनको है। लक्सर से बीजेपी विधायक संजय गुप्ता ने हिजाब को लेकर दिया विवादित बयान, हिजाब को बताया तालिबानी फरमान। बीजेपी ने अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को चुनाव में भले ही तवज्जो न दी हो, लेकिन मतदान के बाद बीजेपी के बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के घर पहुंच रहे हैं, जिनके सियासी गलियारे में अलग अलग मतलब निकाले जा रहे हैं। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत से उनके निजी आवास पर मुलाकात की थी। वहीं मंगलवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और देहरादून मेयर सुनील उनियाल गामा ने त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की है। चुनाव परिणाम आने से पहले बीजेपी के बड़े नेता जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के घर पहुंच रहे हैं, उससे राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। उत्तराखंड की सियासत में बीजेपी नेताओं का त्रिवेंद्र सिंह रावत से मिलना इसलिए भी चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में पार्टी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को ज्यादा अहमियत नहीं दी और मतदान के बाद अब अचानक बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेता उनके दर पहुंच रहे हैं। मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मिलने के बाद जब प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक से इस मुलाकात के बारे में सवाल किए गए तो उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया। वहीं कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने भी कुछ नहीं कहते हुए मीडिया से दूरी बनाए रखी। सियाचिन में ग्लेशियर की चपेट में आने से डोईवाला के भानेवाला का एक जवान शहीद हो गया है। जवान के शहीद होने की सूचना से क्षेत्र में मातम का माहौल है। शहीद हवलदार जगेंद्र सिंह डोईवाला के भानेवाला के रहने वाले हैं। कानरवाला के पूर्व ग्राम प्रधान नरेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि सियाचिन में ग्लेशियर की चपेट में आने से भानेवाला के थानो रोड के कानरवाला में रहने वाले 35 वर्षीय हवलदार जगेंद्र सिंह शहीद हो गए हैं। पूर्व प्रधान ने बताया कि शहीद जगेंद्र सिंह चौहान 325 लाइट एडी बटालियन में हवलदार थे। सोमवार की रात को उनके शहीद होने की सूचना परिजनों को मिली। सूचना के बाद पूरे गांव में मातम छा गया है। हवलदार जगेंद्र सिंह की 4 साल पहले शादी हुई थी। 14 फरवरी को हुए मतदान में जहां कनार के ग्रामीणों के द्वारा सड़क न पहुंचने के चलते चुनाव बहिष्कार किया था, जिसके बाद कल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कनार के ग्रामीणों का गुस्सा जायज बताते हुए कहा कि कनार सहित कई गांवों में इस चुनाव में वोट नहीं डाला है। उनका गुस्सा उचित है। कनार का तो मैं साक्षी हूँ। मुख्यमंत्री के रूप में मैंने फॉरेस्ट के अंदर से फॉरेस्ट को ही सड़क ले जाने की अनुमति दी थी और पैसा दिया था, लेकिन वह काम सत्ता परिवर्तन के साथ हो नहीं पाया। उन्होंने कहा कि वो कनार के लिए सड़क का निर्माण करेंगे और जिन गाँव ने भी चुनाव बहिष्कार किया है उनकी मांग को कांग्रेस के सत्ता में आने पर पूरा किया जाएगा। कई गांवों में इस चुनाव में वोट नहीं डाला, उनका गुस्सा उचित है। कनार का तो मैं साक्षी हूं। मुख्यमंत्री के रूप में मैंने फॉरेस्ट के अंदर से फॉरेस्ट को ही सड़क ले जाने की अनुमति दी थी और पैसा दिया था, लेकिन वो काम सत्ता परिवर्तन के साथ हो नहीं पाए। कनार वासियों, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। यदि कभी कनार की देवी ने मेरे ऊपर कृपा की, मेरे हाथ में भागदौड़ आई, तो मैं कनार के लिए सड़क का निर्माण अवश्य करूंगा। और उसी तरीके से जितने लोगों ने भी, जिन गांवों ने भी बहिष्कार किया है, सत्ता में कांग्रेस आएगी, हम उन गांवों के साथ संवाद प्रारंभ करेंगे और जिस कारण उन्होंने अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग नहीं किया, उस कारण का निदान करेंगे।
लक्सर से बीजेपी विधायक संजय गुप्ता ने हिजाब को लेकर विवादित बयान दिया है। संजय गुप्ता ने कहा है कि हिंदुस्तान में सुसंगत तरीके से मर्यादा में रहना चाहिए। हिजाब हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। उन्होंने हिजाब को तालिबानी फरमान बताया है। संजय गुप्ता का कहना है कि हिजाब हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं है, ये तालिबानी संस्कृति है। इसे हिंदुस्तान में किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तालिबानी संस्कृति उनको कतई पसंद नहीं है और इसका वो पुरजोर विरोध करते हैं। देखिए, सुसंस्कृत तरीके से रहना चाहिए, मर्यादा में रहना चाहिए, लेकिन हिजाब हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। ये तालिबानी फरमान है और हिंदुस्तान में कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इसको। हम चाहते हैं मर्यादा में रहें सब, और जो हमारी संस्कृति हो उसको अपनाएं। ये तालिबानी संस्कृति हमें बिल्कुल पसंद नहीं है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। हिंदुस्तान के अंदर इसकी हम जड़ें उखाड़ के रख देंगे। मतदान से ठीक 2 दिन पूर्व 12 फरवरी की रात को जनपद रुद्रप्रयाग में तकरीबन 10 बजे पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी मोहित डिमरी पर 4 लोगों द्वारा हमला किया गया है, साथ ही उनके वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस उपाधीक्षक रुद्रप्रयाग और प्रभारी निरीक्षक कोतवाली रुद्रप्रयाग घटनास्थल पर गए थे, लेकिन घटनास्थल पर कोई भी पीड़ित और उनके साथी मौजूद नहीं मिले। लेकिन वहाँ पर अन्य कुछ लोग मौजूद थे जो कि इस घटना का पता चलने के बाद वहाँ आ गए थे। उनसे जानकारी प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि इस घटना के पीड़ितों द्वारा घटना स्थल से नजदीकी निजी चिकित्सालय में जाकर स्वयं का उपचार कराया जा रहा था। पुलिस द्वारा निजी चिकित्सालय पहुंचकर वहां से इनको सरकारी अस्पताल जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग में ले जाकर मेडिकल करवाया गया और इनसे तैयारी लेकर रात में ही कोतवाली रुद्रप्रयाग पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त अभियोग में पुलिस के स्तर से विवेचना पूर्ण कर ली गई है। विवेचनात्मक कार्यवाही में ये बात स्पष्ट रूप से सामने आई है कि उस दिन पुलिस को जो भी सूचना दी गई थी, भ्रामक दी गई थी। वास्तव में ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई थी। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल्स का गहराई से विश्लेषण किया गया। जो लोग उस समय वहां पर मौजूद थे, सभी के बयानों के आधार पर यह बात सामने आई है कि इनके द्वारा चुनाव में फायदा लेने और सहानुभूति प्राप्त करने के इरादे से झूठी सूचना पुलिस को दी गई थी और एक ऐसा अपराध का घटनास्थल और वातावरण तैयार किया गया था जिसमें इनके द्वारा खुद ही अपने वाहन के शीशे पत्थर से तोड़े गए और अपने पर कुछ हल्की चोटें लगवाई गई। इस संबंध में पुलिस के स्तर से रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित की जा रही है और न्यायालय के आदेश से इस संपूर्ण घटनाक्रम में संलिप्त लोगों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जैसे जैसे मौसम गर्म होता जा रहा है, वैसे वैसे जंगलों में लगने वाली आग की घटनाएं शुरू हो चली हैं। ताजा मामला हरिद्वार के राजाजी नेशनल पार्क की पहाड़ियों का है, जहां मनसा देवी मंदिर के समीप जंगलों में आग लग जाने की घटना सामने आई है। मनसा देवी की पहाड़ियों पर लगी इस आग को शहर में दूर से ही देखा जा सकता था। पहाड़ियों को लग रही आग से उठ रहा धुआं काफी दूर से ही देखा जा सकता था, जिसकी सूचना पर राजाजी नेशनल पार्क के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर आग को नियंत्रित किया। आपको बता दें कि हरिद्वार शहर का बहुत बड़ा हिस्सा राजाजी नेशनल पार्क की सीमा से सटा हुआ है, जहां एक और राजाजी नेशनल पार्क से आए दिन जंगली जानवर बाहर निकल कर आ जाते हैं, तो वहीं गर्मियों के मौसम में जंगलों में लगने वाली आग की घटनाएं भी अक्सर देखी जा सकती हैं। हालांकि राजाजी नेशनल पार्क के कर्मचारियों द्वारा लगने वाली आग से होने वाली हानि को रोकने के लिए फायर लाइन का कार्य शुरू कर दिया गया है, लेकिन बावजूद उसके राजाजी नेशनल पार्क की पहाड़ियों पर लगने वाली आग की घटनाएं अक्सर देखी जा सकती हैं। रुड़की की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के रामनगर में एक इन्वर्टर बैटरी की दुकान में अचानक ही आग लग गई। आसपास के लोगों के द्वारा आग को बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड तुरंत ही मौके पर पहुंची और पानी डालकर कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया। आग लगने की इस घटना में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। अच्छी बात ये रही कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। ये क्या है, ये आग जो लगी है? ये रामनगर जो गुरुद्वारे वाली गली है, अभी मैं इधर से जब निकल रहा था तो मैंने आग की लपटें देखी, तो मैंने रुक के देखा। ये हमारे जानने वाले थे, अशोक कुमार जैन जी हैं, उनका बेटा संजीत जैन, उनका मकान था। ये लोग वहाँ जैन मंदिर गए हुए थे, बहू इनकी घर थी, वो तो बाहर निकल गई, मोहल्ले वालों ने निकाल लिया और मोहल्ले वालों ने साहस दिखाते हुए पानी की बाल्टियाँ अपने अपने घरों से ला के आग बुझाने की पूरी कोशिश करी। उसके बाद मैंने फिर इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन किया था, सिविल लाइन, उन्होंने फायर ब्रिगेड की गाड़ी को यहाँ भेज दिया। अब फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ बुझाने के प्रयास कर रही है। इनका बेचारों का बहुत नुकसान हो गया, बैटरी का इनका काम था। लगभग कितना नुकसान हुआ होगा? मेरे आईडी से तो कम से कम 10 लाख रुपए का इनका नुकसान होगा, क्योंकि बैटरी, इन्वर्टर, उसके जो सामान होते हैं
वो बहुत ज़्यादा कीमती सामान होते हैं। इनके साथ बेचारों को पहले भी कैजुअलिटी हो चुकी है और बार बार इस तरीके का इनके घर में काम हो रहा है, बहुत नुकसान इन्हें पहले हो चुका। मेरी सरकार से भी ये निवेदन है कि अगर कोई मुआवजा इस तरीके का इन्हें मिल सके तो इन्हें मुआवजा इस तरीके का दिया जाना चाहिए। रामनगर के चंद्रसेन कश्यप अपने पूरे परिवार के साथ पिछले 40 वर्षों से कांवड़ यात्रा निकालते हैं। अब उनका 12 वर्षीय बेटा अनुज भी कांवड़ यात्रा में उनका सहयोगी है। अनुज पिछले 6 साल से कांवड़ यात्रा कर रहा है। चंद्रसेन कश्यप का परिवार उनके साथ इस कांवड़ यात्रा में हरिद्वार से जल भरकर पैदल रामनगर आता है। उनका कहना है कि उनकी भोलेनाथ पर ऐसी श्रद्धा है कि वो पूरे परिवार के साथ हर वर्ष कांवड़ यात्रा पर जाते हैं। आपको बता दें कि चंद्रसेन कश्यप का छोटा बेटा अनुज कश्यप, उससे बड़ा पुत्र अर्जुन कश्यप और किशन कश्यप भी लगातार अपने पिता के साथ 20 सालों से कांवड़ ला रहे हैं। पिछले 6 सालों से अपने माता और पिता के साथ लगातार कांवड़ ला रहा 12 वर्ष का अनुज कहता है कि उसे कांवड़ यात्रा में आनंद आता है। वह लगातार अपने परिवार के साथ पिछले 6 सालों से कांवड़ ला रहा है। गीता कश्यप नाम है मेरा। जब से मेरी शादी हुई है मैं 20 साल कांवड़ ले आई हूँ, 20 कांवड़ चढ़ा दी है। अब ये मेरी 21वीं कांवड़ है। हमारा पूरा परिवार लगभग, जैसे कि मेरा बच्चा भी छोटा, ये 12-13 साल का है, ये 5 साल से लगातार आ रहा है। उधर ये मेरी फैमिली है, ये 20 साल से लगातार है। मुझे लगभग 40 साल हो गए। मेरा कश्यप परिवार पूरा भगवान को समर्पण है और हम लोग यात्रा करते चले जा रहे हैं। हम लोग दरअसल एक नियम होता है, पहले हम लोग बैकुंडी करते हैं, फिर झूली करते हैं, फिर खड़ेसी करते हैं। इस समय हमारे लोगों की झूली कांवड़ है और यहाँ से हम लोग गाड़ी में वाहनों में से जाते हैं, वहाँ से लोग हम पैदल मार्ग यात्रा करते हैं। आंधी आए तूफान है, सब भगवान के भरोसे पे है, वही हमारी यात्रा सफल करते हैं। मेरा नाम अनुज कश्यप है। मैं अपने पापा जी के साथ 6 साल से कांवड़ लेके जा रहा हूँ और मेरी उम्र 12 साल है। गरुड़ क्षेत्र के डंगोली स्थित ग्वालदम मोटर मार्ग के समीप अतिक्रमण का कार्य होने पर तहसील प्रशासन द्वारा उक्त अतिक्रमण के कार्य को रोका गया और निर्माण किए जा रहे भवन को तोड़ा भी गया। तहसीलदार तितिक्षा जोशी ने बताया कि राजस्व उप निरीक्षक द्वारा ये सूचना दी गई थी कि राजस्व भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसके दौरान सूचना पाते ही तहसील प्रशासन मौके पर डंगोली रोड पर पहुंचा, जहां पहुंचकर अतिक्रमण का कार्य होना पाया गया, जिसके चलते उक्त अतिक्रमण के कार्य को त्वरित रोक कर निर्माण किए जा रहे भवन को तोड़ा गया। वहीं तहसीलदार ने कहा कि इस तरह के अतिक्रमण के कार्य को रोकने के लिए तहसील प्रशासन हर वक्त तत्पर है। साथ ही भविष्य में भी इस तरीके की अतिक्रमण की घटनाएं होने पर प्रशासन द्वारा दंडात्मक कार्यवाही होगी। यहाँ डंगोली तिराहे में हमारी जो राज्य सरकार की भूमि है, इसमें अतिक्रमण चल रहा था, जिसकी समय पर सूचना हमें राजस्व उप निरीक्षक ने, क्षेत्रीय राजस्व उप निरीक्षक ने दी थी। जिसकी सूचना पाते ही हम यहाँ पर राजस्व की टीम यहाँ पहुँची और जो कार्य चल रहा था उसे रुकवा दिया गया है और इसको कुछ कार्य को उसको जो वो चल रहा था उसे तोड़ भी दिया गया है थोड़ा बहुत। तो मैम ये सूचना प्राप्त होने से कितने दिन पूर्व से कार्य चल रहा था? ये कार्य 2 दिन से कुछ इन्होंने कल से ही शुरू करा है, इससे पहले तक ऐसा कोई नहीं था, तभी हमने इसे आज हटा दिया था। तो अभी तहसील प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई कैसे हुई? अभी इसको यहाँ से जो कार्य था उसे उसी समय रुकवा दिया गया है और आगे भी मैं मतलब सभी क्षेत्रीय जनता को ये कहना चाहती हूँ कि जो भी सरकारी ज़मीन है उसमें अतिक्रमण ना करें, अन्यथा इसमें जो भी आवश्यक कार्रवाई होती है वो की जाएगी। सरोवर नगरी नैनीताल हाईकोर्ट ने कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के खिलाफ दायर अलग अलग जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। कोर्ट ने जिला मॉनिटरिंग कमेटी को निर्देश दिए हैं कि किस सरकारी हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, उनकी जांच कर 8 मार्च तक अवगत कराएं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति NS धानी की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता शिवदत्त भट्ट ने कोर्ट को बताया कि सरकारी अस्पतालों में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसकी जानकारी राज्य के मेडिकल पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से मरीजों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सरकार की मेडिकल वेबसाइट में इस बात का भी उल्लेख किया जाए कि PHC, CHC, बेस अस्पताल और अन्य सरकारी अस्पतालों में कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है। याचिका में यह भी कहा गया है कि महामारी से लड़ने के लिए प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। आज कोविड मामले की सुनवाई हुई, जिसमें हमने कोर्ट को अवगत कराया कि राज्य सरकार ने अपनी वेबसाइट में सारे सब सेंटर्स, PHC, CHC, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, बेस हॉस्पिटल्स में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए उसके बारे में एक लिस्ट दे रखी है, जो कि हमने हमारी एप्लीकेशन 9023 में लगाई हुई है। और हमने प्रार्थना करी कोर्ट से कि डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटीज़ को बोला जाए कि इनकी जांच करें और ये फैसिलिटीज़ उन सेंटरों में, उन हॉस्पिटलों में अवेलेबल है या नहीं है, उसकी रिपोर्ट कोर्ट को प्रस्तुत करें। कोर्ट ने हमें सुनकर यह आदेश करा है कि वह एप्लीकेशन की कॉपी
डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमिटीज़ को अवेलेबल कराई जाए और डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमिटीज़ उन सब सेंटर्स, हॉस्पिटल्स और PHC, CHCs में जाके उन फैसिलिटीज़ की जांच करेंगे और अपनी रिपोर्ट 8 मार्च से पहले कोर्ट में देंगे और 8 मार्च को इसकी अगली सुनवाई निर्धारित की गई है। धन्यवाद। फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा ने कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघ संरक्षण के लिए किए गए कामों को सराहा है। बाघ और दूसरे वन्य जीवों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा को भी काफी पसंद है। जब भी उनको समय मिलता है वो कॉर्बेट नेशनल पार्क की सैर पर आना नहीं भूलते। हुड्डा ने 2 दिन कॉर्बेट नेशनल पार्क में जंगल सफारी का लुत्फ उठाया। उन्होंने यहाँ से वापसी करते हुए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व निर्देशक राहुल से मुलाकात की। उन्होंने वन्य जीव संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे कामों की सराहना भी की। अभी रणदीप हुड्डा जो एक्टर हैं वो उन्होंने डिकाला क्षेत्र में भ्रमण किया है। 2 दिन टाइगर रिजर्व में रुके और भ्रमण के बाद अभी वापस चले। यमुनोत्री धाम से एक दिलचस्प बर्फ में ध्यान की तस्वीर सामने आई है, जिसमें यमुनोत्री स्थित हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी भरत महाराज बर्फ में ध्यान केंद्रित कर स्तुति में लीन है। नजारा ऐसा है जो हर एक की बस की बात नहीं है। 1 मिनट की वीडियो में हनुमान मंदिर के भरत महाराज बर्फ में बैठकर हनुमान की स्तुति में ध्यान लगाए बैठे हैं, वो भी बिना कुछ बर्फ के ऊपर बिछाए हुए। यमुनोत्री धाम में इस समय करीब 4 फीट तक बर्फ जमी हुई है, जबकि इस समय यमुनोत्री में अधिकतम तापमान -5 डिग्री है, जबकि न्यूनतम तापमान -16 डिग्री सेंटीग्रेड है। शीतकाल में यमुनोत्री धाम के कपाट 6 महीने तक बंद रहते हैं और इस समय यमुनोत्री के पैदल मार्ग में बर्फ जमी हुई है, लिहाजा धाम तक पहुंचना इस समय आसान नहीं है। वर्तमान समय में हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी समेत कुल 5 लोग यमुनोत्री धाम में मौजूद हैं, जो पूरे शीतकालीन में यमुनोत्री में ही रहते हैं। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के तल्ला सल्ट के राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय मछोड़ में ग्रामीण इलाकों से भी कई मरीज उपचार कराने अस्पताल पहुंच रहे हैं। दिन में धूप खिलने से मौसम बदल रहा है। मौसम बदलने से मौसमी बीमारियां भी बढ़ने लगी है। बुखार, जुकाम, सर्दी, बदन दर्द, गले में संक्रमण के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी है। मछोड़, जाक, डांग, नक्छुखाल, सौगथी, बमणगांव, बनकोटा समेत आदि गांव के ग्रामीण इलाज के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। वहीं चिकित्सा अधिकारी राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय मछोड़ डॉक्टर आयुषी सांडल्य ने बताया कि काफी लोग बुखार और जुकाम, सर्दी, बदन दर्द, गले में संक्रमण के मरीजों की संख्या बढ़ने पर हमने मरीजों को अतिरिक्त इलाज दिया और दवाई वितरण की। बारिश है और कभी जैसे यहाँ बीच में बर्फ़बारी भी देखने को मिली थी, तो काफ़ी लोग बुखार, जुकाम, सर्दी, गले में दर्द और नाक बहना जैसी और बदन दर्द जैसी अतिरिक्त समस्याएं लेकर आ रहे थे। तो हमने उनको अतिरिक्त इलाज दिया और उसके बाद जैसे कि पैरासीटामोल तो उन्हें दी गई। और मैं उन्हें एडवाइस करती हूँ, मैं सभी को एडवाइस करती हूँ, जैसे कोविड भी चल रहा है, विटामिन सी सुबह शाम लेना सबसे बेस्ट होता है। ये आपको कोरोना से आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है और आपको कोरोना से लड़ने में मदद भी करता है। खास करके विटामिन B12, जिंक, कैल्शियम, ये सब हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है और मैं ये सभी को एडवाइस करती हूँ कि ये लें और ताकि इससे प्रिकॉशन भी रहे और आप स्वस्थ भी रहें। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।